गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जो 2023 और 24 का जो सेट मैंने सॉल्व करवाया था उस पर जो रिव्यू आप बच्चों के आए हैं, जितने बच्चे भी मेरे हैं जिनकी वजह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत शानदार है। समझ आ रहा है उनको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटे सिर्फ समझने तक नहीं रुकना है, आपको थोड़ा सा रीच अपनी बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, जो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ है, जो आपको समझ आने लगा है, उसमें आप खुद से सोचने लग जाओगे कि थोड़ा सा भी पैटर्न चेंज कर देते, तब जब आप परेशान हो जाते हैं वो परेशानी आपकी ख़त्म होने लग जाएगी। तो मैं सजेशन समझो, रिक्वेस्ट समझो, मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, नाम नहीं लेने जा रहा मैं किसी का, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल है। आप वो ले लो, अलग अलग जो कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल है अपने आसपास, उनके मॉडल सेट ले लो, उनसे खूब सारा सी सेट लगा लीजिए। मेरे को लगता है कि अगर 50 सेट आप लगा देते हो ओवरऑल, तो आपके पेपर को फिर रीजनिंग के बेसिस पे, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश तो छोड़ो, रीजनिंग के बेसिस पर ही आप ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाओगे कि आपको क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था जब ऑफलाइन पढ़ा रहा था तब भी और अभी भी कि 2012 से लेके अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं सी सैट के, मैंने सबका एक ओवरऑल एनालिसिस आपको दिखाया था क्लास में। और आज मैं फिर से वही बताने जा रहा हूँ कि अगर ओवरऑल ये जो आपका 13 ईयर्स का जो पेपर है, अगर इस 13 ईयर्स के पेपर को देखो तो लॉजिकल रीजनिंग के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इनफैक्ट हर एग्जामिनेशन में दो तीन क्वेश्चन आपको मिलेगा। और उसी से रिलेटेड एक ये टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा? डाइस। डाइस को सेपरेटली नहीं रखते हुए ज़्यादातर सिलेबस में डाइस एंड क्यूब करते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल डाइस को अलग पढ़ेंगे और क्यूब एंड क्यूबॉइड को अलग पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन सी सैट के सिलेबस में जो डाइस का सेगमेंट आता है उसके कुछ प्रीवियस ईयर के भी बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं इस पीपीटी में। और पहले तो अपन बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक में क्या कैसा रहेगा, उसके बाद जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आपको सॉल्व कराऊंगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, किसी एक बच्चे का इंस्टा पे मैसेज आया था कि सर देखने से तो नहीं लगता आपको कि मतलब देखने से उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी शायद 25-24 साल का आदमी हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो बेटे मैं ओरिजिनल एज तो नहीं बताने जा रहा आपको, बस आप ये समझ लो कि 2011-12 का वो टाइम था, 12-13-14 का वो टाइम था जब मैं प्रिपरेशन किया करता था सिविल सर्विसेज का। छोड़े हुए या जो एज बार होता है उसको क्रॉस किए हुए 7-8 ईयर्स हो गए मेरे को। अब आप आइडिया लगा लो कि जो एज की कंडीशन होगी वो कितनी होगी मेरी, ठीक है ना। तो वैसे भी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं अपन इस वाले सेगमेंट को। आते हैं जो आपका डाइस का टॉपिक है उस पर पहले समझो। डाइस जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है एक्चुअल में उसमें तीन बेसिक छोटे छोटे चीज़ें से जो आपको पता है, आप समझ सकते हो उसको बड़े सिंपल वे में। जो तीन बेसिक चीज़ें उसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद अपने से पूछा क्या जाता है वो समझ लेते हैं, और फिर कहाँ चल लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो आपके डाइस में जो तीन बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्या क्या है? पहला है आपका एक, अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं डाइस का, शायद स्ट्रक्चर मैंने पीपीटी में लिया भी है, यस। अगर इस स्ट्रक्चर की बात कर ले और इसको ध्यान से देखो तो आपको आइडिया लगेगा कि इसमें कौन सा कलर फिट रहेगा। येलो ही ले लेते हैं। इसमें अगर इस डाइस की बात करें और इस डाइस को एज ए होल कंसीडर करिएगा, ये तो बहुत सारे पार्ट्स में कटा हुआ है, एक काम करता मैं एक बना ही देता हूँ आपका डाइस, ठीक है। अगर इस डाइस की अपन बात कर लें, सपोज कर लो कि हमने एक ये डाइस फ्रेम कर लिया, ठीक है, और अपन इस वाले कंडीशन को पुट कर लिया, ये एक डाइस है, ठीक है। अच्छा, इस डाइस के अगर फेसेस की बात करें, कितने फेस आपको दिखते हैं? सबसे पहले किसकी? फेस की। कितना फेस इसका आपको दिख रहा है? तो आप काउंट करो, एक अप तो एक डाउन, एक राइट का तो एक लेफ्ट का, और एक अपर साइड तो एक बैकवर्ड साइड। इसका मतलब ये कि डाइस के टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6।
प्रैक्टिकली देखो तो आप जिस कमरे में बैठ के ये वीडियो देख रहे होगे, आई होप आप ग्राउंड में बैठ के नहीं देख रहे होगे इसको, किसी न किसी कमरे में ही, घर में ही, रूम में ही बैठ के देख रहे होगे। आप उस रूम को एक बार सही से एनालाइज करो। आपको हो सकता है कि डाइस एग्जैक्ट ना दिखे, क्योंकि सारे के सारे साइड इक्वल नहीं दिखेंगे आपको, जो इसमें मैंने बना रखा है या डाइस में होता है इक्वल सारे, लेकिन स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा। बेसिकली कैसा, क्यूबॉइड वाला शेप, एक अपर लेयर एक लोअर लेयर, दो, एक मेरे राइट में एक मेरे लेफ्ट में, चार, एक मेरे फ्रंट में और एक मेरे बैक में। टोटल कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस हमने इसके पुट कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा आपसे ये कहता है कि भाई इसके साइड्स कितने हैं, या साइड्स को कई बार ऐसा भी लिख देते हैं, ये इसके एजेस कितने हैं, है ना, कितने साइड्स या कितने एजेस हैं। पहला तो आपकी काउंटिंग, क्योंकि आप प्रिपरेशन मोड में हो, एक्सपर्ट हो, तुरंत काउंट कर दोगे इसको, है ना। और उसके बाद मैं करा देता हूँ। एक बार ध्यान से देखो, आपका ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4, ठीक है। इसका मतलब 4 नीचे भी होगा तो ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। और फिर ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। इसका मतलब साइड्स और एजेस की अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। मैंने आपसे बोली कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें 2 तो बता दिया, एक आपका क्या फेस और दूसरा आपका क्या साइड्स या एज की बात। तीसरा आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ कि इसके कॉर्नर कितने होते हैं, कितने कॉर्नर्स होंगे इसके, वो भी आपका है। आप जिस कमरे में बैठे उसी पे चेक कर लो। जब आप ऊपर की तरफ देखोगे ना, जो आपके छत होगा आपके घर का, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको 4 कॉर्नर दिखेगा। एक आपके सामने राइट, सामने लेफ्ट, बैकवर्ड राइट और बैकवर्ड लेफ्ट। और अगर 4 ऊपर है तो आपको 4 नीचे भी दिखेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 कॉर्नर्स। इसमें अगर आप चेक करो तो आपकी मर्जी, इसमें चेक कर लो। इसमें आपको ये एक कॉर्नर दिखेगा, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये चौथा कॉर्नर और ये 5वां कॉर्नर। आपके जो कॉर्नर होते हैं कितने, वो 8 हो जाते हैं, ठीक। कई बार आपसे इस चीज पे क्वेश्चन पूछ लेगा। अच्छा, एक बात और, डाइस में इस पर्टिकुलर सेगमेंट जो मैंने ये बताया है, इसका थोड़ा कम यूज होगा, इसका ज़्यादा यूज जब अपन क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ेंगे उसमें खासा यूज होता है इसका, लेकिन चूंकि बेसिक है और आपका जानना जरूरी है, ठीक है ना। अब इसमें देखो, हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने लिखे हैं, 6। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि आपको एक बार में अगर आपके सामने डाइस पुट कर दिया जाए तो टोटल कितने फेसेस दिखते हैं, तब 6 मत कर देना, गलत हो जाएगा वो। किसी भी डाइस को अगर आप अपने सामने रख लो तो आपको जो दिखने वाले फेसेस होंगे वो ऑलवेज कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। फिलहाल मेरे पास क्या है, चलो यही देख लो, ये डब्बा है, ठीक है, ये डब्बा है। इसको फिलहाल डाइस कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये सारे इक्वल है। अगर मैं ऐसा इसके सामने रख दूं ये, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा रख दूं तो आप ये 1 2 3 देख पाओगे, या अगर मैं ऊपर कर दूं तो आप ये 1 2 3 देख पाओगे। इसका मतलब ये कि अपन कुछ भी कर ले, डजंट मैटर, कुछ भी कर दें, हम हमेशा कितने फेसेस देख पाते हैं, 3 ही फेसेस देख पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे इसी 3 फेसेस से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं, अभी अपने पास थोड़ी सी जगह यहाँ पर है तो इसका अपन यूज कर लेते हैं। ये तो रहा बेसिक्स। अब आपको इस डाइस में समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये डाइस होता कितने तरीके का या कितने पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसमें बच्चे 2 पैटर्न से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक जिसको अपन बोलते हैं क्या, क्लोज्ड डाइस, और दूसरा जिसको अपन बोलते हैं क्या, ओपन डाइस। ज्यादातर क्वेश्चन सी सेट की अगर बात करें तो क्लोज्ड डाइस से पूछा गया। ओपन डाइस के भी क्वेश्चंस रहे हैं, देखने को मिला है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछा गया है, क्लोज्ड डाइस से पूछा गया है। तो क्लोज्ड डाइस पे अपन ज्यादा फोकस रखेंगे, लेकिन ओपन को भी करेंगे। अब क्लोज डाइस में आपसे क्या पूछ लेता है, क्लोज डाइस में बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हर पैटर्न पे काहे का, अपोजिट का। आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, अपोजिट बताओ। कैसा अपोजिट, देख लो। सपोज कर लो एक डाइस ऐसा आपसे फ्रेम कर दिया जाएगा, ठीक है।
ये ऐसा, और इसमें ऊपर सपोज कर लो मैंने लिख दिया ABC, और ऐसे 2-3 एंगल से, एक ही डाइस के 2-3 डिफरेंट एंगल से आपसे दे दिया जाएगा कन्फिग्रेशन, 3-4 अलग अलग, और 3-4 फिगर को देखे हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये A अगर टॉप पे है तो इसके बॉटम में कौन सा होगा, अगर ये C फ्रंट पे है तो इसके बैक में कौन सा होगा, B लेफ्ट में है तो उसके राइट में कौन सा होगा, ये कन्फिग्रेशन, ठीक है। और अगर ओपन डाइस की बात करें तो ओपन डाइस में कुछ ऐसा शेप दे दिया जाएगा, सपोज कर लो कुछ ऐसा शेप बना दिया गया ऐसा, और इसके बीच में यहाँ पर कुछ पुट कर दिया जाएगा, और फिर आपसे बोलेगा कि अगर इस ओपन डाइस को क्लोज करोगे तो कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ अपोजिट ही अपन उसको फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डाइस के कुछ बेसिक चीजें, और इसका यूज करके आपसे कितने पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 पैटर्न का, एक कौन सा क्लोज डाइस से रिलेटेड और दूसरा कौन सा ओपन डाइस से रिलेटेड। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। एक किससे, क्लोज डाइस, और एक किससे, ओपन डाइस से रिलेटेड। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये ओपन डाइस और क्लोज डाइस का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको समझिए एक बार जरा ध्यान से। ये इसको थोड़ा और बड़ा कर लें क्या, पेज को कर लेते हैं भैया, ठीक है। समझिए इसमें क्या होगा आपका, तो जब बात अपन किसकी करेंगे, किसकी करेंगे अपन, क्लोज डाइस वाले की, ठीक है। अपन बात किसकी करेंगे, क्लोज डाइस वाले की। तो क्लोज डाइस में मैंने आपसे क्या बोला कि क्लोज डाइस में हमेशा आपसे क्या पूछा जाएगा बच्चे, हमेशा आपसे पूछा जाएगा अपोजिट का, या सी सेट में अगर डायरेक्टली आपसे अपोजिट नहीं पूछा गया कोई बात नहीं, लेकिन जो पैटर्न होगा क्वेश्चन का वो बेस्ड किस पे होगा, अपोजिट पे ही होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस पैटर्न को इजीली सॉल्व करने के लिए इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के थ्रू रख के पूछते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे पूछते हैं, ठीक है। और उस बेसिस पे मैंने इस क्लोज डाइस के अंदर 2 पैटर्न लिया, एक जिसको अपन बोलेंगे क्या, जनरल डाइस, क्या होता है सब समझाऊंगा, और एक दूसरा जिसको अपन बोलेंगे कौन सा, स्टैंडर्डाइज, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्डाइज, एक जनरल डाइस और एक क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइज का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब आखिर है क्या, और या मैं क्यों बता रहा हूँ, तो देखो अगर क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज का होगा ना, तो जो अपन पढ़ने वाले हैं, जिस पैटर्न से अपन रिकॉग्नाइज करते हैं किसी भी डाइस को, या सिंपल सा जो मैं बताने वाला हूँ कि ये नंबर आपको उसमें मिलेंगे, अगर वो नंबर का पैटर्न हो गया स्टैंडर्डाइज तो आप यूं पलक झपकते ही आंसर बता दोगे। जनरल डाइस का होगा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो मैं बाइफरकेट किस बेसिस पे करता हूँ, या बुक में किस बेसिस पे बाइफरकेट किया गया है, वो एक बार ध्यान से समझिए। सपोज कर लो कि आपको एक डाइस ऐसा बना के दे रखा है, ठीक है, ये डाइस बना के दे रखा है, और इसमें उन्होंने नंबर दे दिया 3, 2 एंड 6, ठीक है। अगर सेम कलर में दिक्कत हो रही देखने में, कलर चेंज कर देता हूँ, 3, 2 और 6 दो डिफरेंट 3 डिफरेंट नंबर्स देती है। अब क्या होगा ना, इस डाइस में कई बार नंबर्स मिलेंगे आपको, कई बार अल्फाबेट मिलेगा, कई बार सिंबल्स मिलेगा, कई बार कुछ नेम पुट कर दिया जाएगा, समझ रहे हो बात। अब क्या है कि अगर डाइस में आपका सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पुट किया गया हो, क्या पुट किया गया हो, नंबर्स, तो अपन उसको 2 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, अपन उसको जनरल डाइस बोल सकते हैं या अपन उसको स्टैंडर्ड डाइस बोल सकते हैं, समझना। लेकिन अगर पैटर्न नंबर 2 में मैंने उसमें कोई सिंबल का यूज कर दिया, मैंने उसमें किसी लेटर्स का वर्ड यूज कर दिया, मैंने उसमें कोई वर्ड यूज कर दिया, ठीक है, तो ये सारे का सारा डाइस स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, ये सारे का सारा डाइस डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। मैंने पहले एक डिफरेंशिएशन आपको बता दिया ताकि बेस क्लियर हो जाए। किसी भी डाइस का जो 3 सरफेस आपको दिख रहा होगा, अगर वो तीनों सरफेस पे नंबर्स होगा, उस नंबर को अपन दोनों तरीके में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वो जनरल हो सकता है और स्टैंडर्ड हो सकता है। लेकिन अगर सिंबल, लेटर और वर्ड गिवन हो तो वो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, वो सिर्फ क्या होगा, जनरल। अब इसके पीछे नंबर क्या है, आखिर क्यों स्टैंडर्ड और जनरल, तो समझो। किसी भी 2 फेस पे दिए गए नंबर को
ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर या तो इक्वल टू 7 आएगा या नॉट इक्वल टू 7 आएगा, यही है ना। अच्छा यहाँ पे देख लो 325, 268, 639, क्या किसी को ऐड करने पे 7 आया? नहीं ना। इन केस अगर किसी भी दो सरफेस को ऐड करने पे इक्वल टू 7 नहीं आता हो तो हम उसको किस में रखेंगे? स्टैंडर्डाइज में। मेक श्योर किसी भी दो को ऐड करने पे इक्वल टू 7 नहीं आता हो तो अपन उसको किसके अंदर रखेंगे? स्टैंडर्ड के अंदर। और किसी भी दो को ऐड करने पे अगर इक्वल टू 7 आता हो तो अपन उसको किसके अंदर रखेंगे? किसके अंदर रखेंगे बच्चों? अपन उसको रख लेंगे किसके अंदर? जनरल के अंदर। और इसको किसको? समझ आई बात? तो अगर दोबारा समझो, अगर तीन सरफेस दिख रहा है और तीनों पे कुछ नंबर्स पुट किए गए, उसमें से किसी दो को जल्दी से ऐड करके चेक कर लेना। अगर वो ऐड होगा तो किस में आ जाएगा? जनरल डाइस में। अगर वो ऐड नहीं होगा तो किस में आ जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस में। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अभी तक हम जब सॉल्यूशन कर रहे थे तो लेक्चर 35, 37, 30 मिनट्स के हो रहे थे। चैप्टर पढ़ रहे हैं, पूरा 1 घंटे का सेशन होगा। शांति से पढ़िएगा, पेशेंस रख के पढ़िए क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसी जगह पर आपको छोड़ दूं ताकि अगर आगे जब दोबारा मैं क्लास शुरू करूं तो आपको समझ ही ना आए बेसिक का। तो अगर मैं एक कॉन्सेप्ट पकड़ रहा हूं तो पूरा कंप्लीट करूंगा, तो एटलीस्ट 1 आवर तो पेशेंस रख के बैठना। और क्लास हमने शुरू की है 8-10 में, तो 9-10 तक ये क्लास चलेगी। 9-10 तक अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर सिंबल, लेटर और वर्ड आता हो तो अपन उसको जनरल डाइस में रखेंगे। नंबर्स आता हो तो चेक करेंगे क्या किसी को दो को ऐड करने पे 7 आ रहा है, 7 आता हो तो जनरल, और अगर नहीं आता हो तो स्टैंडर्ड। अब मैं यहीं पे एक चीज़ बता दे रहा हूँ, उसके आगे जस्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा। मैं ये बताने वाला हूँ कि इन केस अगर 7 नहीं आता हो तो क्या करेंगे। जैसे इसमें नहीं आया 7, अच्छा इसमें 7 नहीं आया, इसका मतलब ये कौन सा डाइस हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो कैसे अपोजिट फाइंड करें? 3 का अपोजिट क्या होगा? 6 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट क्या होगा? तो बेटा जब कभी किसी भी दो एडजेसेंट का एडिशन अगर 7 ना होता हो तो उसके अपोजिट का एडिशन क्या हो जाता है? 7 होता है। मतलब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। इसीलिए बुक्स में अलग अलग डिफिनेशन गिवन रहता है। स्टैंडर्ड का पहला डिफिनेशन आपको क्या मिल सकता है? स्टैंडर्ड का पहला डेफिनेशन आपको दे देगा ऐसा कि जो एडजेसेंट फेस है, क्या है? जो एडजेसेंट फेस है उसका इक्वल टू 7 नहीं होना चाहिए, तो वो है स्टैंडर्ड। या आपसे क्या बोल देगा कि दो अपोजिट फेस है, अगर दो अपोजिट फेस है तो उसका एडिशन क्या होना चाहिए? 7। इस दोनों में से कुछ भी लिखा गया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग सेम होता है। समझ आई बात? साथ वाले का एडिशन 7 ना हो या अपोजिट का एडिशन 7 हो, मीनिंग सेम होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। अगले उस पे स्लाइड पे मैं आपके लिए 2 एक क्वेश्चन खुद से लिखता हूँ, उसको सॉल्व करेंगे और फिर अपन आगे पढ़ेंगे किसको? उस वाले को, ठीक है। बढ़ जाओ भैया, बड़े हो जाओ। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको बहुत ही शानदार तरीके से। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। स्टिल अगर किसी को कोई दिक्कत रह जाए तो बेझिझक आप मैसेज करें, जहाँ भी कर सकते हो। मैंने आपको बता ही दिया था, टेलीग्राम भी सेम नाम से है, व्हाट्सअप मैंने नंबर आपको प्रोवाइड करा रखा है। उसके बाद इंस्टाग्राम मैंने आपको बता ही रखा है। उन तीनों में से कहीं भी आप चाहे तो बेझिझक शेयर करें, बात करें मेरे से, इन्फॉर्मेशन दें। नंबर मैंने आपको बता दिया था 9958565527, ये मेरा नंबर है। 24/7 सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए ओपन है। बाकी बच्चे रिप्लाई करूंगा आपका भी, ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है। बाकी आप चाहे जब चाहे फ़ोन कर ले, मैसेज कर ले, हमेशा मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, ठीक है। चलिए अब ज़रा समझते हैं कि हमने जो पैटर्न लिया था ओपन वाला, उस पर 2 एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे सपोज कर लो एक डाइस गिवन है ऐसा, ठीक है, और इस डाइस पे अगर आपको सिंगल ही डाइस है, इसमें मैं सिंगल पे ही आपको समझा देता हूँ, वो वाला डबल पे मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा है। अच्छा इसमें यहाँ पर उन्होंने दे दिया 5, 4 और 6,
और अब आपसे पूछ लिया कि पहले तो ये बताओ इस डाइस को देखे कि ये आपको क्या लग रहा है, ये स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। मैं इसको देखूंगा, मैंने चेक किया 5 4 9, 5 6 11 और 6 और 4 10। भैया किसी भी दो को ऐड करने पे 7 तो नहीं हुआ, इसका मतलब ये डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड डाइस है। इसका मतलब इसके अपोजिट फाइंड करने के लिए क्या होगा, मतलब सिंपल कि अपोजिट का एडिशन क्या होना चाहिए 7, तो 5 का अपोजिट क्या होगा 2, 6 का अपोजिट क्या होगा 1 और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। आई होप अब एटलीस्ट 100% क्लियर होगा। स्टिल मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लिखने वाला हूँ। सपोज कर लो कि मैंने एक ऐसा डाइस लिख दिया और डाइस का कन्फिग्रेशन ये बना दिया, ठीक है, और इसमें मैंने लिखा 1 4 और 3। समझिएगा बात को। अच्छा ये 3 मैंने इस पीछे वाले पे नहीं लिखा, ये जो फ्रंट वाला है ना उस पे लिखा, तो कंफ्यूज मत होना, कभी ऐसा सोच लेना कि 4 इस पे 3 उस पे, तो 4 और 3 एक दूसरे का अपोजिट नहीं, ये तीनों एक तीसरे के एडजेसेंट है। अच्छा इस वाले केस को देखें तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि बेटा ये डाइस है कौन सा, स्टैंडर्ड या जनरल। आप करोगे 1 + 3 4, 1 + 4 5, 4 + 3 7, मतलब इसमें किसी भी एक पेयर को ऐड करने पे ऐसा कंडीशन बन रहा है कि इक्वल टू क्या हो रहा है 7, इसका मतलब वो कौन सा डाइस हो जाएगा, जनरल डाइस। अब इसमें अपोजिट कैसे फाइंड करें ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डाइस तो कुछ था ही नहीं, बहुत सिंपल सा होता है, अपन तुरंत फाइंड कर लेते हैं। आपके लिए समझना कौन सा जरूरी है कि जनरल डाइस में कैसे फाइंड करेंगे, 5 मिनट में क्लियर करता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली चलूंगा मैं प्रीवियस ईयर पे। इस पे मैं ज़्यादा नहीं, बेसिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं अपन ख़त्म करेंगे। देखो तो जब आपका डाइस कौन सा होता हो, जनरल डाइस होता हो, कौन सा, जनरल डाइस, ठीक है। जनरल डाइस के रूल के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि जनरल डाइस क्या होता है, जब किसी भी दो सरफेस को ऐड करने पे 7 ना होता हो या उस डाइस के अंदर अल्फाबेट दे देता हो, सिंबल्स दे देता हो, कुछ नेम दे देता हो, कुछ भी कंडीशन दी गई हो तब, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए बेटा इसमें 3 डिफरेंट रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 जिसको अपन बोलते हैं क्या, ये नाम कुछ दे रखा है बुक में, नाम मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। नेम नंबर 2 इसको अपन बोलते हैं क्या, सेम टू, ठीक है। और रूल नंबर 3 को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि उसी क्वेश्चन पे तीनों चीज को समझ लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए एक डाइस बनाता हूं बहुत ही शानदार सा, और फिर अपन उसमें इसको समझेंगे इस पे। लेकिन इस बार चूंकि जनरल डाइस है तो मेरे को थोड़े से वो डाइस के जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आपके लिए मेहनत की बात है, आप भी मेहनत कर रहे हो 16 घंटे 18 घंटे, तो आपके लिए थोड़ा सा मेहनत तो चलता है। सपोज कर लीजिए कि इसमें मैंने लिखा 1, इसमें लिखा 4 और इसमें लिख दिया 5, ठीक है। अच्छा मैंने इसमें लिख दिया 5, इसमें लिख दिया 3 और इसमें लिख दिया क्या 2, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं आपके लिए, वो क्या कि जब एक से ज्यादा फिगर गिवन हो तो कभी ऐसा मत समझ लेना कि ये अलग अलग डाइस से, नहीं, एक ही डाइस का डिफरेंट एंगल्स गिवन होता है। एक हो फिगर, दो हो फिगर, 3 हो 4 हो, डजंट मैटर, दो अलग डाइस नहीं दिया जाता है, एक डाइस के अलग अलग एंगल से फोटो नहीं, अपन फोटो करा लेते हैं, एक इस साइड से ऐसा करा लिया, एक इस साइड से, एक इधर से, एक उधर से, पता नहीं किधर किधर से, सेम सेगमेंट डाइस के साथ भी थोड़ा सा खेल खेला जाता है और कुछ नहीं। तो इसको थोड़ा सिंपल वे में रखना है, ऐसा नहीं कभी समझ लेना कि दो अलग अलग डाइस है तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें आपसे मैं पूछ लूँ इस कन्फिग्रेशन को देखते हुए, मैं आपसे पूछ लूँ कि आप मेरे को 5 का अपोजिट बता दो, मैं आपसे पूछ लूँ 1 का अपोजिट बता दो, मैं आपसे पूछ लूँ 4 का अपोजिट बता दो, कुछ भी, एनीथिंग could be find by this dice only using the rule which is, क्या है रूल का नाम, कोरामिन। अब इस कोरामिन में करना क्या होता है और आखिर कोरामिन ही क्यों लगेगा, मैं ये दो नेम जो मैंने लिखा वो मैं क्यों नहीं लगा रहा हूं, ठीक है।
इसमें से भी एक रूल और लग सकता है। इसमें हम अभी मेरे को क्वेश्चन देखने पे ये समझ आ रहा है कि एडजेसेंट का यूज और अपन इसमें कर सकते हैं, सेम टू का यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहले कोरम इन समझते हैं। कोरम इन में होता क्या ये समझो। देखो, इफ देयर इज ओनली वन कॉमन नंबर, वन कॉमन नंबर, और मैं एलिमेंट्स लिख दे रहा हूं। एलिमेंट्स का मतलब आप समझ लीजिएगा, एलिमेंट्स का मतलब आप समझ लीजिएगा, क्या समझ लीजिएगा, सिंबल्स हो, अल्फाबेट हो, नेम हो, कुछ भी हो। अगर किसी भी दो गिवन डाइस में डिफरेंट एंगल से एक ही डाइस के दो अलग अलग फिगर में अगर कोई एक ही कॉमन दिखता हो, है ना, इसमें कौन सा कॉमन दिख रहा है, यहां भी 5 कॉमन दिख रहा है और यहां भी 5 कॉमन दिख रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, जो जिसके सामने आएगा वो उसका अपोजिट। लेकिन लिखेंगे कैसे, अगर इस 5 में ऐसा चला 2 और फिर यहां चला 3, तो यहां भी 5 से चलेंगे 1 और 1 से चलेंगे 4। इसका मतलब अगर एक डाइस में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरे में भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, और अगर एक में क्लॉकवाइज अपन चल लेते तो दूसरे में भी कैसा चलना पड़ता, क्लॉकवाइज। और अब मैं इसको लिख के दिखा देता हूं। नीचे वाले डाइस में मेंशन कर रखा है 5, उसके बाद क्या है 3, और उसके बाद क्या है 2, और ऊपर वाले डाइस में मेंशन है 5 देन 1 एंड देन 4। यही है ना। अब एक बार समझ लो इसको, मैंने बोला और मैंने इतना लिख दिया। अब इसमें होगा क्या, जो जैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने, ये एक दूसरे के सामने, ये एक दूसरे के सामने, ये सारे का सारा अपोजिट है। 2 किसका अपोजिट, 4 का। 3 कैसा अपोजिट, 1 का। अब आप बोलोगे सर 5 का अपोजिट कैसे हो सकता है, तो बेटे टोटल फेस कितने होते हैं, 6 में से यहाँ पर कितने फेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, कोई एक फेस मिसिंग होगा, हो सकता हो नंबर 6 लिखा हुआ, इसमें से किसी एक को कैंसिल करके किसको मेंशन कर दीजिए, 6 को। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। सो दिस रूल इज कोरम इन। समझ आया होगा यो। सो आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि कोरम इन इक्वल टू क्या होता है, जब किसी दो डिफरेंट फिगर ऑफ अ सिंगल डाइस, रिपीट कर रहा हूं ध्यान रखना, एक ही डाइस के दो अलग फिगर में अगर क्या गिवन हो, एक से एक ही एलिमेंट, चाहे वो नंबर गिवन, अभी मैंने नंबर ले रखा था ताकि आपको साथ में ये भी समझा पाऊं कि जनरल डाइस क्या होता है। मैंने यहाँ पर ABCD PQRST भी चाहता तो ले लेता, लेकिन दो में से दो अलग अलग फिगर में एक कॉमन हो तो एक कॉमन को बेसिक कंसीडर करके लिख लीजिए, और अगर एक में क्लॉकवाइज तो दूसरे में क्लॉकवाइज, और एक में एंटी क्लॉक तो दूसरे में एंटी क्लॉक चल लीजिए, और जो जिसके सामने होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। समझ आई बात। और ये रूल क्या होता है, कोरम इन। अब बेटा ये ऐसा खतरनाक रूल है कि आपको आउट ऑफ 100 90 क्वेश्चन में ये वाला रूल इजीली लग जाएगा, और बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने इसको आपके लिए, और आई होप आपको समझ भी बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं, मैंने बोला कि एडजेसेंट। एडजेसेंट पहले समझो, आप जहां भी बैठ के देख रहे हो, आप सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे देखो, और एक बार फिर चारों तरफ निगाह दौड़ाओ और चेक करो कि जो ऊपर वाला फ्लोर है आपका, उससे कितने साइड्स कनेक्टेड है। आपको पता चलेगा कि ऊपर वाले से जो नीचे वाला है ना, सिर्फ वही कनेक्टेड नहीं है जो अपोजिट है, बाकी चारों समहाउ उससे कनेक्टेड है। मैं फिर से वही बॉक्स ले लेता हूं, मेरे पास फिलहाल वही अवेलेबल है। अगर मैं इसको बेस मान लूं, ये वाला, तो इससे ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, चारों कनेक्टेड है। सिर्फ और सिर्फ कौन कनेक्टेड नहीं है, उसके सामने वाला। यही है ना। इसका मतलब ये कि डाइस के 6 फेस में से किसी भी एक फेस को बेस कंसीडर किया जाए तो उसके 4 नेबर्स होते हैं और एक क्या होता है, अपोजिट। आई एम रिपीटिंग अगेन, किसी भी 6 में से एक की बात की जाए तो उसके 4 पड़ोसी होते हैं और एक क्या होता है, अपोजिट होता है। और अपने को इस टाइम बोला तो गया अपोजिट फाइंड करने का, लेकिन हम अपोजिट नहीं फाइंड करेंगे, हम उसके 4 पड़ोसी को फाइंड कर लेंगे, एक अपने आप पता चल जाएगा। बहुत शानदार ट्रिक है। 6 लोग हैं, एक को टारगेट कर लिया, एक के 4 दोस्त को निकाल लो ना, 5वां दुश्मन होगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा, है ना। क्यों ही दुश्मन को फाइंड करने जाए, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार अपने लोगों पर भी अपन शक करना शुरू कर देते हैं, तो बेहतर ये है कि अच्छे जो लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, जो 4 दोस्त हैं ना, उनको छांट लो। जो एक आपके बीच का नहीं होगा, आपके जैसा नहीं होगा, आपके अपोजिट वाला होगा, वो अपने आप ही अलग हो जाएगा, उसका ढर्रा ही अलग दिखने लग जाता है। और ये तो डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है, ठीक है ना। चलो, तो इसमें
अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, अगर आपसे बोला जाता है कि भैया 5 का अपोजिट बताओ, किसका अपोजिट बताओ, 5 का अपोजिट बता दो, तो इस 5 के 4 नेबर्स को मैं फाइंड कर लेता, और वो 4 नेबर देखिए, 5 का एक नेबर है 1, दूसरा नेबर है कौन 4, 5 का दूसरा नेबर यहाँ पे क्या ले रखा है 2, तीसरा क्या है 3, कितने नेबर मिल गए 4, और अगर 4 नेबर मिल गए इन दोनों ही डाइस के फिगर को मिला के, तो एक कौन सा नंबर है जो हमने नहीं लिखा है, हमने नहीं लिखा है किसको 6 को, ये 5 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, एंड दिस रूल इज नोन एज एडजेसेंट। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये कि 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस गिवन हो, समझ रहे आप, 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस गिवन हो, उसमें से अगर आपसे अपोजिट पूछा जाता हो और आपको कोरा में ना लगता हुआ दिखे, तो ऐसा फाइंड कर लीजिए, समझ रहे, ऐसा फाइंड कर लीजिए कि क्या कोई एक कॉमन है जिसके बहुत सारे पड़ोसी दिख रहे हैं अलग अलग डाइस में, हो सकता है 2 मैंने देखे 3 में मिलके दिख जाए, ए बी सी डी ई एफ लिखा है, ए का 2 पड़ोसी बी सी दिख गया कहीं पे, ए का तीसरा पड़ोसी सी डी दिख गया कहीं पर, ए का पड़ोसी डी दिख गया कहीं पर, ऐसा आ करके, तो ए और एफ एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। मतलब सिंपल 4 पड़ोसी ढूंढना है, यू हैव टू फाइंड 4 नेबर्स, देन यू विल फाइंड 1 अपोजिट। तो ध्यान रखिएगा, एडजेसेंट इक्वल टू, दूसरे लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो बेटा नेबर्स। ठीक है, अब एक रूल बचा कौन सा, सेम टू, जिसको मैं इधर समझाता हूं थोड़ा सा डिफरेंट डाइस बना के। सेम टू कैमरा हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, कवर भी कर रहा है, तो समझ लेते हैं उसको। सेम टू क्या होता है, सपोज कर लो कि इसी डाइस का यूज कर ले, और इस वाले में मैंने एक लेटर पुट कर दिया ए, दूसरा लेटर पुट कर दिया कौन सा बी, और तीसरा लेटर पुट कर दिया कौन सा सी। अच्छा, इस वाले में मैंने पुट किया बी, फिर पुट किया सी, और तीसरा पुट कर दिया कौन सा डी। अब अगर इन दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन को देखें, अगर आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा हेल्दी बना देते हैं इसको। ये मैंने क्या ले लिया ए, ये मैंने ले लिया क्या बी, ये सी, और ये क्या है बी, ये सी, और ये क्या है डी। अगर ये ले लिया मैंने, और इस दोनों डाइस में से मैं आपसे बोलूं कि क्या अपन किसी एक का अपोजिट फाइंड कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। क्यों, क्योंकि हम किस रूल को अभी चेकआउट करने वाले हैं, सेम टू। ध्यान से देखो, इस वर्ड में ही उसका मतलब छुपा है। सेम टू का क्या मतलब, 2 कॉमन। अच्छा, इसको देखिए तो यहाँ पर B दिख रहा है, इसमें भी B दिख रहा है, यहाँ C दिख रहा है, इसमें भी C दिख रहा है, क्या दोनों गिवन फेसेस में 2 कॉमन है, हाँ है ना, कौन कौन सा B और C। इसमें कौन सा बच गया A, और इसमें कौन सा बच गया D, और ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। समझ आई बात, किसी भी गिवन 2 डाइस में अगर 2 सरफेसेस कॉमन दिख रहे हो, दोनों में 1 2 1 2 दोनों में गिवन हो, बी सी दोनों में गिवन हो, सी डी दोनों में गिवन हो, तो दोनों में जो रिमेनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। कॉमन कितने होने चाहिए, 2। तो ध्यान रखिएगा, जब सेम टू की बात करेंगे ना अपन, किसकी सेम टू की बात करेंगे, तो इस वाले में चूंकि सेम टू मेंशन है, तो आपको ये दिमाग में भी रखना पड़ेगा कि इस दोनों को मिला के जो कॉमन एलिमेंट होने चाहिए वो कितने, 2, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तीनों रूल को एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन पे। कोरामाइन में एक कॉमन होगा, क्लॉकवाइज दोनों में चल लीजिए, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चल लीजिए, जो जिसके सामने वो उसका अपोजिट। एडजेसेंट में किसी के भी 4 पड़ोसी ढूंढ लीजिए, 5वां अपोजिट, हाँ 4 पड़ोसी ढूंढ लीजिए तो 5वां जो बचा होगा वो अपोजिट। सेम टू में किसी भी 2 2 2 3 4 जो भी डाइस हो, उसमें ध्यान रखिए कि किस 2 में 2 कॉमन दिख रहा है, अगर 2 एलिमेंट कॉमन होगा, जो तीसरा बचा होगा दोनों में वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड मैं आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व करा लेता हूँ, और उसके बाद अपन देखेंगे कि सी सेट में प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। अभी अपने पास 25 मिनट्स का टाइम है, 25 मिनट्स में अपन 10 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिख लीजिए, देख लीजिए, अगर मैंने ये डाइस का कॉन्फ़िगरेशन बना दिया, ठीक है, डाइस बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है मेरे को, क्वेश्चंस थोड़े से बेसिक्स भी लेके आने चाहिए थे, मैंने गलती कर दी, कोई बात नहीं। सपोज कर लीजिए मैंने लिखा P Q और R, और इसमें लिख दिए R S और T, और एक डिफरेंट डाइस
मैं और बना देता हूँ, इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ टी पी और टीपी कर दें, यू कर देते हैं, ये लीजिए टीपीयू। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप ये बताओ कि आर का अपोजिट क्या होगा। आई होप आपको फिगर क्लियर दिख रहा होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप ये बताओ कि ये जो आर है इसका अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, इस तीनों ही डाइस में क्या किसी में दो कॉमन दिख रहा है? आप देखोगे क्यू पी आर, आर टी एस, टी पी यू, किसी में भी दो कॉमन तो अपने को नहीं दिख रहा है, लेकिन 6 फेसेस दिख रहा है अपने को। कौन कौन से 6 फेसेस हैं? तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक फेस P, दूसरा Q, तीसरा R, चौथा S, पांचवा T और छठा U। ये 6 फेस दिख रहा है आपको, लेकिन हमें कोई दो कॉमन नहीं दिखा, मतलब सेम टू तो नहीं लगने वाला है। तो अब हम इस पर क्या लगा सकते हैं? हम इस पर कोरामीन भी लगा सकते हैं, हम इस पर एडजेसेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं? कोरामीन भी, और क्या लगा सकते हैं? एडजेसेंट भी। तो समझिए ध्यान से इसको, क्या इस डाइस नंबर 1, इस डाइस में और इस डाइस में क्या कोई एक कॉमन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कौन सा? आर दिख रहा है। याद आया? कोरामीन, आर दिख रहा है। अच्छा, इसका मतलब इस आर के बाद हम इधर अगर ऐसा लिख दें एंटी क्लॉकवाइज चल के एस, और इसके बाद क्या लिख दें? टी, तो यहाँ पर भी पहले लिख देते हैं आर, और आर से एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं क्या? पी, और पी के बाद क्या चल लेते हैं? क्यू। और आप देखो मैंने जब लिखा तो सब एक दूसरे के सामने ऐसा हो गया है ना। अच्छा, इसमें कॉमन कौन सा हो गया? आर कॉमन हो गया। कोई ऐसा है जो इसमें नहीं दिख रहा है? यस, नहीं दिख रहा है। कौन सा? यू। तो इस आर को हटा के क्या लिख देते हैं? यू। अब अगर इस सेगमेंट को आप देखोगे तो जिसके सामने जो एलिमेंट आपको दिख रहा है वही उसका अपोजिट है। मतलब टी किसका अपोजिट? क्यू का, एस किसका अपोजिट? पी का, आर किसका अपोजिट? यू का। आपसे मैंने तो आर का अपोजिट पूछा है, आपसे किसी का भी अपोजिट पूछ लेता, आप 100% इसको फाइंड कर लेते और इजीली फाइंड कर लेते। ठीक है, तो आई होप आपको स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस समझ में आया होगा, क्लोज डाइस, ओपन डाइस समझ में आया होगा, और क्या कहते हैं उसको, जनरल डाइस में हम जो 3 रूल मैंने बता दिया आपको, कोरामीन बता दिया, एडजेसेंट बता दिया, सेम टू बता दीजिए, वो समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्टली चलते हैं सिविल सर्विसेज वाले पे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने लिए थे उस पे, और देखते हैं कि मैं आपके लिए क्या क्या लेके आया हूँ। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? सी सेट 2023 में। क्या पूछा गया है? रीड आप करो, एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, आंसर मैं दूंगा, लेकिन रीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। ठीक है, 42 मिनट हुआ है, 18 मिनट का टाइम बच रहा है। 18 मिनट यानी कि पूरे 1 घंटे की क्लास होगी, 18 मिनट में अपन अच्छे से पढ़ सकते हैं। सुनो क्या लिखा है? क्यूब एज 6 नंबर 1 2 3 4 5 and 6 on its face, 3 views of the cube are shown below। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बोला था कि 6 फेस होता है, बता रखा है इसने। 6 में से अपने को कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, कोई बात नहीं 3 दिखा लेते हैं, है ना। नंबर ऑफ कितने होते हैं? 6, और 6 में से अपने को कितने दिख रहा है? 3 दिख रहा है, ये 3 हो गया। डन। अब आपसे पूछा क्या? व्हाट पॉसिबल नंबर्स कैन एग्जिस्ट ऑन 2 फेसेस मार्क्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑन द। ओके, अब आपसे ये कह रहा है कि इस 5 का पड़ोसी, इट मींस ए और बी की जगह पर कौन कौन आएगा, यानी कि 5 का पड़ोसी कौन कौन हो सकता है। तो अपन क्या करें? 5 का अपोजिट ढूंढ लें। अगर 5 का अपोजिट ढूंढ लेंगे तो क्या उसके पड़ोसी का पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। याद करो रूल नंबर 2 3 एडजेसेंट। मैंने आपसे बोला था कि पड़ोसी ढूंढ लीजिए, दुश्मन पता चल जाएगा, दुश्मन ढूंढ लीजिए, दोस्त पता चल जाए। कभी दोस्त ढूंढिए दुश्मन निकालिए, कभी दुश्मन ढूंढिए दोस्त निकाल लीजिए। चलो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस कन्फिग्रेशन को देखें तो आपको क्या समझ आता है? 5 का अपोजिट है कौन सा? एक बात देखिए, क्या इसमें और इसमें कोई एक कॉमन दिख रहा है? जी हाँ, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 कॉमन दिख रहा है। अच्छा 3 कॉमन दिख रहा है तो क्या हम कोरामीन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हम एडजेसेंट के रूल का यूज कर सकते हैं 3 के साथ? कर सकते हैं, दोनों ही रूल, लेकिन अभी मैं कोरामीन लगा कर दिखाता हूँ, जल्दी से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो मैंने लिखा 3
3 के बाद मैंने लिखा किसको 6 और 6 के बाद किसको लिख दिया 5। भाई एक लेयर मैंने कर दिया और वो इस बार मैंने क्लॉकवाइज ले लिया है, तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा क्लॉकवाइज ले लूँगा। अच्छा मैंने ये लिख दिया 3 और 3 के बाद क्या लिख दिया 2 और 2 के बाद क्या लिख दिया 1। हाउ 5 का पड़ोसी पूछ रहा है, हमने इधर क्या कर लिया, हमने सक्सेसफुली इस 5 का अपोजिट ढूंढ लिया है, कौन सा 1। डाइस का रूल ये कहता है कि दो अपोजिट सरफेस एक बार में दिख ही नहीं सकता आपको। फिर से इसका यूज करता हूं मैं, ये अगर आपको ये अपोजिट दिख रहा है तो जो मेरी तरफ है वो नहीं दिखेगा, अगर आपको ये अपोजिट दिख रहा है तो जो मेरी तरफ है नहीं दिखेगा। मतलब अगर 5 दिखेगा तो 1 नहीं और 1 दिखेगा तो 5 नहीं। तो एक बात बताओ, अगर यहाँ 5 दिख रहा है तो क्या यहाँ 1 आप देख सकते हो? आंसर है नहीं। इस बेसिस पे बी भी एलिमिनेट, सी भी एलिमिनेट और फॉर्चुनेटली डी भी एलिमिनेट। बी में है 6 और 1, सी में है 1 और 4 और डी में है 3 और 1, तीनों का तीनों एलिमिनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 and 3, ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंप्लीफाइड में हो गया। अब समझो एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जो सी सेट का पेपर है ना, जो बेसिक्स मैंने आपको डायरेक्टली बताया ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस कम बनेंगे, थोड़ा सा आपका लॉजिकल चेक किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना किस लेवल का पेपर है, क्या बनोगे आप, तो आपकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए मेंटल वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे बहुत कम चांसेस, रेयर चांसेस मिलेंगे आपको। हाँ, उसे कनेक्ट करती हुई चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें डिपेंडेंट होगी बेसिक्स पे, ये मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ। तो अगर इस क्लास को पूरे का पूरा आप लेते हो ना, सी सेट में क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, एकदम सिंपल। चलिए आगे वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, कह रहा है रोटेटेड पोजीशन ऑफ अ सिंगल सॉलिड आर शोन बिलो। ठीक है, द वेरियस स्पेसेस। अच्छा, कहीं पे डॉट्स गिवन है, कहीं पे क्रॉस गिवन है, कहीं पे लाइन गिवन है। आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलो। ओके, व्हाट इज सिंबल ऑन फेस अपोजिट। ओके सुनो, आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि एक पे सिंगल डॉट है तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, यही है ना। और अभी मैं इसी क्वेश्चन में जो तीनों रूल मैंने पढ़ा है ना, उस तीनों को मैं फॉलो करा दूंगा। पहले ये देखिए, इसमें डॉट्स गिवन है लेकिन क्रॉस भी गिवन है, इसका मतलब अपन इसको स्टैंडर्ड के अंदर नहीं रख सकते, किसके अंदर रखना पड़ेगा, जनरल के अंदर। फाइंड कर लेते हैं जल्दी से फटाफट, चलो देखते हैं। अच्छा, क्या इस दोनों डाइस में कोई एक कॉमन दिख रहा है या दो कॉमन दिख रहा है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक कॉमन अगर अपने को दिख रहा होगा तुरंत कोरामीन लगा देंगे, एडजेसेंट और सेम टू पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, इसमें 1 है 4 है, नहीं इस दोनों में तो कोई कॉमन ही नहीं है, मतलब अपन इस दोनों का यूज तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा देखना, क्या इस दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है? जी हाँ, क्रॉस है नहीं है, सिंगल डॉट है नहीं है, लाइन एक गिवन है। क्या 2 और 2? यस, 2 और 2 कॉमन है, मतलब मिल गया अपने को, अपन यूज कर सकते हैं किसका, कोरामीन का। चलो अच्छा, यहाँ पर 2 गिवन है और यहाँ पर 2 गिवन है, 2 से काम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं, तो 2 के बाद लिखेंगे क्या 1 और 1 के बाद क्या लिखेंगे क्रॉस, और इसमें 2 और 2 के बाद क्या लिखेंगे 3 डॉट और 3 डॉट के बाद ये। हमसे क्या पूछा गया था कि सिंगल डॉट के अपोजिट कौन सा है, देख लो खुद से देख लो सिंगल डॉट के अपोजिट कौन सा है, 3 है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 3 डॉट्स। आया समझ कोरामीन? मैंने क्या किया, इन चारों में से किसी दो का यूज किया, लेकिन वैसे दो का यूज किया जिसमें एक कॉमन है और हमने यूज कर लिया कोरामीन का। क्या दूसरा रूल लगा सकते थे 1 का अपोजिट फाइंड करने के लिए? क्या अपन दूसरा रूल लगा सकते थे? देखें क्या किसी और में दिख रहा है एक कॉमन? शायद नहीं, शायद नहीं। खैर अपने को उससे मतलब भी नहीं, आंसर से मतलब है, आंसर आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये देखो, ये है ओपन डाइस। ओपन डाइस में मैं पहले आपको एक चीज समझा देता हूँ, उसके बाद अपन फाइंड करेंगे। अगर अपने को ओपन डाइस में ऐसा पैटर्न मिल जाता है ये, ठीक है, और मैंने एक इधर जोड़ दिया एक इधर जोड़ दिया ऐसा, ठीक है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको बस सिंपल, बहुत छोटी सी लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, वो ये कि काउंटिंग करिए 1 2 3, 1 और 3 एक दूसरे का अपोजिट होगा, ऑल्टरनेट फेस एक दूसरे का अपोजिट होता है एवरी टाइम।
मतलब ये कि ये वाला जो फेस है, कौन सा, ये जो फेस है ये और ये एक दूसरे का अपोजिट होगा। अपन फोल्ड भी करेंगे ना तो ऐसी कंडीशन में, है ना, ये फर्स्ट ये सेकंड और नीचे से मोड़ूंगा ये थर्ड यहाँ आ जाएगा। सपोज करिए फर्स्ट सेकंड और नीचे वाला यहाँ पे थर्ड, अपोजिट हो जाएगा। तो हमेशा जो ऑल्टरनेट फेस होता है ना वो अपोजिट होता है। तो अगर 1 3 का हो गया, 2 किसका हो जाएगा 4 का, और ये 5 किसका हो जाएगा 6 का, ये अपोजिट। इतना सिंपल सा ध्यान रखिएगा। इसमें वो एडिशन सब्ट्रैक्शन जनरल स्टैंडर्ड उसकी जरूरत नहीं है। ऑल्टरनेट फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब इसमें आप ध्यान से देखो तो ये जी, सॉरी वाइट ही ले रखा है दिखेगा ही नहीं, ये जी किसका अपोजिट हो जाएगा ओ का, ये डब्ल्यू किसका अपोजिट हो जाएगा बी का, ये आर किसका अपोजिट हो जाएगा। समझ आई बात। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाइट फेस का अपोजिट क्या है, व्हाइट के अपोजिट कौन सा होगा ब्लू, आंसर कौन सा हो जाएगा ब्लू, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ आई बात। ग्रीन का अपोजिट ऑरेंज, रेड का अपोजिट येलो, इतना सिंपल होता है। किस में पूछा गया था, यूपीएससी के 2012 में सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन ओपन डाइस का है, बस ये ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट, 3 views of a cube following a particular motion are given below. What is the letter opposite to A? बहुत सिंपल है, आई होप आपने देखते ही आंसर कर दिया होगा। ए का अपोजिट कौन सा है, क्या कोरामिन लग सकता है, पहला कोरामिन। देख लेते हैं क्या किसी एक में कॉमन है, इसमें ए के बी एम के हो गया ना, दोनों में के कॉमन है। चलो एक काम कर लेते हैं, इस के से ऐसा चल लेते हैं, के के बाद क्या लिखोगे एम और एम के बाद क्या लिखोगे एच, कैसा चले क्लॉकवाइज। तो के बाद क्या लिखोगे बी, बी के बाद क्या लिखोगे ए और एच क्या हो गया एक दूसरे का अपोजिट, आंसर कौन सा हो जाएगा एच। किसमें पूछा गया है 2012 में। लेकिन क्या इसमें दूसरा रूल लगा सकते हैं, मैं एक बार ट्राई जरूर कर लेता हूँ आपके लिए। किसी और 2 डाइस का यूज करके आंसर फाइंड कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते थे, वो भी कर सकते थे। देखो इसमें H और H कॉमन है, अगर H और H कॉमन है तो अपन ऐसा यूज कर सकते थे, H के बाद अपन किस पे चलेंगे P पे, P के बाद अपन किस पे चलेंगे B पे। अच्छा इसमें H के बाद अपन किस पे चलेंगे K पे, और K के बाद किस पे चलेंगे M पे। अब देखना जरा एक बार, H और H क्या है कॉमन है, 6 में से कौन सा एक नहीं दिख रहा है A, तो इस H को किस में कन्वर्ट कर दो A में। यस ये भी हो सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्या लिखा है, बोला गया है इसमें हमसे Each face of a cube can be painted in black or white. Okay, black और white में किया गया। In how many different ways can be the cube of painted? अच्छा टोटल कितने फेसेस, 6 फेसेस है ना, समझ लीजिए इसको। टोटल आपके पास कितने फेसेस, 6 फेसेस। अब इस 6 फेसेस को ये कह रहे हैं कि 2 कलर से कर दीजिए, कौन सा व्हाइट और ब्लैक, बट मेक श्योर व्हाइट और ब्लैक। केसेस ऐसे भी बनेंगे जब सिर्फ व्हाइट होगा, केसेस ऐसे भी बनेंगे जब सिर्फ ब्लैक होगा, केसेस ऐसे भी बनेंगे जब 1 ब्लैक 5 व्हाइट, 1 व्हाइट 5 ब्लैक, 2 ब्लैक 4 व्हाइट, 2 व्हाइट 4 ब्लैक, 3 ब्लैक 3 व्हाइट, ऐसे कंडीशंस बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है कितने वे में हो सकता है। और देखो 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन देखते हैं, आइए ट्राई करते हैं आपके लिए क्या क्या कंडीशन बन सकता है। सपोज कर लो हमने ले लिया किसका व्हाइट का, और यहाँ पर ले लिया किसका ब्लू का, व्हाइट और ब्लू की कंडीशन बस आपको दिखना चाहिए प्रॉपर। ये दिख रहा है क्लियर, हाँ दिख रहा है, लेकिन मैं फ्रंट पे ही कोशिश कर लेता हूँ आपके लिए, उधर राइट लेफ्ट नहीं जाते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एक मैंने ले लिया किसका व्हाइट और एक ले लिया किसका ब्लू का। अब समझो अगर व्हाइट 0 तो ब्लैक 6, और अगर व्हाइट 6 तो ब्लैक 0, 2 केस तो ये बन गए क्योंकि और लिखा गया है, मतलब 0 6 तो ऐसा कह सकते हैं इसमें कि एक कंडीशन कैसा बन गया ऑल ब्लैक, और एक कैसा कह सकते हैं ऑल वाइट 2 केस। अब समझिए 1 वाइट 5 ब्लू और 5 वाइट 1 ब्लू, ये भी आपका एक केस यहाँ बन गया और ये एक केस यहाँ बन गया कितने बन गए 4। अच्छा इस एक में से कोई भी एक ले ले, डजंट मैटर, कहीं भी एक ले सकते हैं, हो जाएगा। अब समझिए इसमें मैंने एक काम किया, क्या 2 ले लिया व्हाइट और 4 ले लिया ब्लैक।
समझ गए? अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको और समझनी पड़ेंगी। क्या? अच्छा, सपोज कर लो कि मैंने एक ये ले लिया और इसका अपोजिट वाला ये मैंने ले लिया क्या? व्हाइट। दो व्हाइट ले लिया, एक ऊपर और एक नीचे, और बाकी चारों को कैसा बना दिया मैंने? ब्लैक बना दिया। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल था? कैसा? समझिए, क्या ऐसा पॉसिबल था कि एक व्हाइट मैंने ये ले लिया और एक व्हाइट ये ले लूं उसका पड़ोसी? एक बार दोनों व्हाइट नेबर्स ले लेते हैं और एक बार दोनों व्हाइट एडजेसेंट ले लेते हैं। इसका मतलब ये कि इस वाले कंडीशन में कितने केसेस बन जाएंगे बच्चे? 2 केसेस बन जाएंगे। समझिएगा ध्यान से। एक बार जो व्हाइट होगा वो दोनों का दोनों कैसा लेंगे अपन? नेबर्स ले लेंगे, और एक बार जो व्हाइट होगा अपन कैसा ले लेंगे? अपोजिट ले लेंगे। जैसे मैंने व्हाइट नेबर्स दिखाने के लिए रेड कलर यूज करा, बट व्हाइट का वो है ये, और एक बार यहाँ पर और अपोजिट ले लेते, एक हो जाता। क्या यही केस जब अपन 2 ब्लैक और 4 व्हाइट लेंगे तब होगा? क्या 2 ब्लैक और 4 व्हाइट लेंगे तो? यस, मतलब इसके भी कितने केसेस बन जाएंगे? 2। तो कितने केस बन गए? 1 2 3 4 6 और 8 केसेस। अब क्या बन सकता है, एक बात समझ लीजिए। अच्छा, सपोज कर लो कि मैंने 3 ब्लैक और 3 व्हाइट ले लिए। ठीक है, 3 ब्लैक और 3 व्हाइट। अच्छा, सपोज कर लो एक ब्लैक मैंने ये ले लिया जो सामने दिख रहा है ये, और एक मैंने ये ले लिया है। देखना ये तीनों का तीनों एडजेसेंट है क्या? अगर ये तीनों ब्लैक एडजेसेंट लिया तो बचा हुआ तीनों जो व्हाइट होगा वो भी तो एडजेसेंट हो जाएगा ना। ठीक है, लेकिन सपोज कर लो कि अगर मैं ऐसा कर देता, कैसा कर देता मैं बताता हूं आपको। अगर मैं ऐसा कर देता, एक मैंने ये ब्लैक एक मैंने ये ब्लैक ले लिया और एक ऊपर वाले का अपोजिट ले लिया, यानी कि सामने अपोजिट और एक नेबर, तो फिर व्हाइट में भी ऐसा हो जाता, सामने इधर वाला और अपोजिट वाला। तो ये जो केस है आपका, मैंने किसका लिख दिया था, इसका 2 हो गया था। ठीक है ना, 4 और 2। अगर मैंने 3 और 3 की बात कर ली तो इसके भी कितने केसेस बन जाएंगे? 2। एक कैसा? जब एक तीनों के तीनों नेबर्स ले लेंगे और एक 3 लेने वाले में से 2 अपोजिट और एक नेबर्स ले लेंगे, तो टोटल केसेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 10। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आई होंगी चीजें, बहुत मुश्किल नहीं है, टाइम होने को है, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी भी बेटे सिर्फ 52 मिनट्स हुए हैं। वी डू हैव 58 मिनट्स, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब लेक्चर की बात होगी 1 घंटे की क्लास होगी, शार्प 1 घंटे की, तो छोड़ दूंगा मैं जल्दी ही। अपन वैसे भी मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन बच रहा है, उसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। क्या लिखा है? ईच ऑफ द 6 डिफरेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब हैज बीन कोटेड विद, अच्छा उसको कुछ कलर दे दिया गया है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, ये गिवन है। देन विच ऑफ द, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, यूपीएससी 2015, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ठीक है, लेकिन अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो आई विल सजेस्ट कि आप 1 मिनट का टाइम लेकर डाइस बना लीजिए। ठीक है, सपोज कर लो एक डाइस मैंने ये बना दिया, कितने कंडीशन दिए हैं? 4। मैं आपके लिए जल्दी जल्दी में 4 डाइस ही बना देता हूँ, लेकिन मैं चाहता तो बिना डाइस बनाए हुए भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, थोड़ा सा मेहनत होगा तो होगा, आपको मैं बताऊंगा कैसा, एकदम से बेसिक से। ठीक है, पहले में क्या बोला है? येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज और ये। अब ध्यान रखिएगा मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ऐसा फिर ऐसा, तो बाकी में भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। मैंने ले लिया किसको? आई, आई के बाद कौन सा है? जी, उसके बाद कौन सा है? बी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा फिर ऐसा, फिर इसमें भी वही चलेंगे, बी जी वाई, हमने ले लिया बी, फिर ले लिया जी और फिर ले लिया वाई, इसमें भी वैसे चलेंगे, ओ वी बी। कलर चेंज करना पड़ेगा, यस कलर चेंज कर देते हैं, ये ओ वी और बी ये हमने चेंज कर दिया। ठीक, OVP। अब क्या, विच इज द कलर ऑफ द फेस अपोजिट द फेस कलर O? आपसे पूछ रहा है कि ऑरेंज के अपोजिट कौन सा है। रूल याद करिए, 3 ही रूल मैंने बताया था जनरल में, कोरा मीन सेम टू डिजिट एडजेसेंट। अच्छा, ऑरेंज के साथ कौन कौन सा है? ऑरेंज के साथ यहाँ पर V वायलेट है, अच्छा ये V है, वायलेट है और ब्लू है।
क्या वायलेट और ब्लू कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ढूंढो क्या इस चारों में से कोई भी ऐसा डाइस है जिसमें एक कॉमन दिख रहा है? दिखेगा, कहीं ना कहीं अपने को दिखेगा। इनफैक्ट इस दोनों में ही दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? यहाँ भी ब्लू है, यहाँ भी ब्लू है, एक ही तो कॉमन है। अरेंज कर लो ना। ब्लू के बाद क्या लिखोगे आप? ग्रीन। ग्रीन के बाद क्या लिखोगे आप? येलो। इसमें लिखोगे ब्लू, ब्लू के बाद क्या लिखोगे आप? ऑरेंज। ऑरेंज के बाद क्या लिखोगे? वायलेट। किसका पूछा था? ऑरेंज। ऑरेंज के सामने कौन आ गया? ग्रीन। आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रीन। इतना तो सिंपल है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, हो सकता है वो डायरेक्टली आपसे, अपन डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे एलिमिनेशन करके, लेकिन अगर बेसिक से कर सकते हैं तो बेसिक से चलिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए, विद इन मिनट हो जाएगा, बहुत सिंपल सा होता है। आगे चलिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है, अ डाइस इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 इन डिफरेंट वेज। इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2, 3 and 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू? अच्छा, पहले समझिए, कह रहा है भैया ये जो 1 है इसके पड़ोसी है कौन कौन सा? इसका पड़ोसी है 2, इसका पड़ोसी है 3 और इसका पड़ोसी है 5। अच्छा, अगर 1 का ये 3 पड़ोसी हो गया तो इस 1 के अपोजिट में या तो 4 आएगा या फिर कौन आएगा? 6 आएगा। समझो, अगर 1 का अपोजिट 6 हो गया तो क्या 4 6 अपोजिट हो पाएगा? नहीं, 1 का अपोजिट हो गया 6, 4 किसी और का होगा। अच्छा, 1 का अपोजिट 4 हो गया, 1 का अपोजिट 4, 1 के आमने सामने 4, तो 6 किसी और के सामने चला जाएगा। यही कंडीशन है। देख लेते हैं क्या लिखा है। 3 इज अपोजिट टू 5। क्या 3 5 का अपोजिट होगा? हो सकता है, अपने को नहीं पता, है ना। दूसरा क्या लिखा है? 2 इज अपोजिट टू 6। क्या 2 अपोजिट हो सकता है 6 का? बिल्कुल हो सकता है। 1 इज एडजेसेंट टू 3। 1 है Which of the following is necessarily true? तो वो ऑलरेडी लिखा है 1 is adjacent to 3 and 1 is adjacent to 3, तो ये तो 100% करेक्ट हो गया। बहुत कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, अपने आप ही की बने। 1 is adjacent to 3. If 1 is adjacent to 2, 3 and 5, then which of the following statement is necessarily true? 1 is adjacent to 3, अपने को इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ये सारा कन्फिग्रेशन। 3 is adjacent to 5। अच्छा, ओके 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 ओके, 3 इज अपोजिट टू 5, पॉसिबिलिटीज का केसेस है, नेसेसरली मतलब 100% श्योरिटी से अपन नहीं कह सकते। 2 अपोजिट 6 हो सकता है, अपने को नहीं पता। 3 अपोजिट एडजेसेंट टू 5 हो भी सकता है, 100% श्योरिटी नहीं है। लेकिन ये जो सी है ये 100% श्योर है, इसलिए नेसेसरली यूज किया गया। वाओ, क्या लॉजिक है, बहुत शानदार। और इसी तरीके से ये हो गया चैप्टर खत्म। अब सुनिए लास्ट, ये था आपके डाइस का, और डाइस में मैंने आपको दोनों ही बता दिया, क्लोज्ड वाला भी, ओपन वाला भी। ओपन वाले में ऑल्टरनेट अपोजिट, क्लोज्ड वाले में दो तरह का, एक स्टैंडर्ड और एक जनरल। स्टैंडर्ड में अपोजिट 7 हो जाएगा, एडजेसेंट 7 नहीं होगा ऐड करने पे। जनरल में मैंने 3 रूल बता दिए, कोरामीन, सेम 2 डिजिट और एडजेसेंट। कोरामीन में एक कॉमन, या तो क्लॉक रिमेनिंग या तो एंटी क्लॉक। सेम 2 डिजिट में कोई 2 कॉमन होगा, रिमेनिंग अपोजिट। और एडजेसेंट में पड़ोसी ढूंढ लेना, दोस्त ढूंढ लेना, दुश्मन आपको अपने आप ही मिल जाएगा। यही था। अब बच्चे क्यूब एंड क्यूबॉइड की क्लास, क्यूब एंड क्यूबॉइड की क्लास लेके आऊँगा मैं आपके पास मंडे को। तब तक सेशन देखिए, थोड़ा सा शेयर करें इसको। ऑल दो 12-14 जो बच्चे हैं वो मेरे हैं, वो साथ में हम पढ़ रहे हैं, उनके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन इसको शेयर करिए, जितने ज़्यादा लोगों को मिलेगा फ़ायदा उनका होगा। और मैंने पहले भी बोला था कि अगर मेरी वजह से एक क्वेश्चन में भी आपको हेल्प मिलता हो तो बहुत खुशी मिलेगी मेरे को। तो कोशिश करिए, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बात रही नेक्स्ट क्लास की, तो नेक्स्ट मैंने बताया कि क्यूब ही पढ़ेंगे अपन। हाँ, उससे पहले मैं एक बार सर्च जरूर करूंगा कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन यूपीएससी में कभी भी आया हुआ हो सी सेट में, तो मैं दोबारा आपके लिए लेके आ जाऊँ, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट ना बचने पाए। ठीक है, अब क्यूब में आएंगे, क्यूब पढ़ेंगे, और क्यूब के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सोचा है, वो है क्लॉक का। बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने देखे 2012 के बाद के ही जितने भी लास्ट 10-11 ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको भी मिलके करेंगे। ठीक है, चलो फिर मेहनत करिए। डाउट्स आता है, डाउट जैसे भेज रहे हैं भेजते रहिए। सॉल्यूशन में थोड़ा लेट हो सकता है, पेशेंस रखिएगा, टाइम से भेज दूंगा। कई बार लेट होता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी वहाँ ज़्यादा है जहाँ मैं वर्किंग हूँ। बस ये खूब सारा मेहनत करिए। स्टे हैप्पी, जय हिंद।